स्वागत और नमस्कार। भारत विकास परिषद स्वस्थ, समर्थ और संस्कारित भारत के निर्माण में सतत भारत विकास परिषद फिजिकली, इकोनॉमिकली एंड मॉरली स्ट्रॉन्ग इंडिया भारत विकास परिषद। स्वागत है आए हुए हमारे सभी मेहमानों का। गूगल लिंक पर आजादी के 75वें स्वतंत्रता वर्ष के उपलक्ष्य में भारत विकास परिषद महाराष्ट्र मुंबई प्रांत आयोजित कर रहा है सीरीज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक वेलफेयर लेक्चर, नॉलेज सेशन, कला और संस्कृति। आजादी के 75वें साल में आजादी का अमृत महोत्सव भारत विकास परिषद महाराष्ट्र मुंबई प्रांत। आज हम लेकर आए हैं एक विशेष सब्जेक्ट जो नेशनल इंटरेस्ट का भी है और हम सबके इंटरेस्ट सिटीजन का भी है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स टू इंडिया एंड इट्स सॉवरेनिटी, रोल ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया। भारत विकास परिषद एकता और अखंडता में आगे बढ़ता हुआ इस सेशन को आयोजित करने के लिए तैयार है। सभी का एक बार वंदन, अभिनंदन। चलते हैं दीप प्रज्वलन की ओर। भगवान श्री से अपना दीप प्रज्वलन की पूरी कार्रवाई करते हुए आगे बढ़ते हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। आज हमारा ये स्वामी विवेकानंद जी को नतमस्तक होते हुए, भारत माता को नतमस्तक होते हुए और महाराष्ट्र मुंबई प्रांत की ओर से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आपकी और देश के और विदेश के सभी महानुभावों, सभी आगंतुक मेहमानों और देवियों और सज्जनों और मेरे प्यारे दोस्तों, सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आइए चलते हैं भारत विकास परिषद की परंपरा मातृभूमि को नमन करने के लिए हम वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत पेश करेंगे। सभी लोग अपने हिसाब से अपने सावधान या जैसी भी पोजीशन में आप खड़े होते हुए नतमस्तक होते हुए वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम। ज्योत्स्ना पुलकितयाम पुलकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरवासिनी सुखदां वरदां मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जैसा कि मैंने अभी भी बताया आप सबको, ये प्रोग्राम आयोजन किया गया है महाराष्ट्र मुंबई प्रांत भारत विकास परिषद। भारत विकास परिषद स्वामी विवेकानंद के आशीर्वाद से और उनके प्रिंसिपल्स और उनके आइडियोलॉजी से चलता हुआ 1963 में इसकी स्थापना हुई और आज करीब 58 साल के आसपास ये पूरा करता हुआ देश के विभिन्न भागों में फैला हुआ करीब 72,000 फैमिली मेंबरशिप और 1405 ब्रांचेस के द्वारा सेवा, संस्कार, समर्पण, सहयोग और संपर्क के माध्यम से
परमानेंट प्रोजेक्ट और विभिन्न प्रोजेक्ट सेवा कार्य के द्वारा आगे बढ़ता आ रहा है। भाइयों और बहनों, समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हमने आजादी के 75वें वर्ष में, स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में यह आज एक स्पेशल सेशन रखा है और बहुत ही एमिनेंट स्पीकर है हमारे सामने। भाइयों और बहनों, आज का सब्जेक्ट है इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स टू इंडिया एंड इट्स सॉवरेनिटी, रोल ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया। कहने के लिए बहुत ही सीधा साधा सब्जेक्ट है, लेकिन बहुत ही स्ट्रेटेजिक है। भारत जिस परिस्थिति में आज गुजर रहा है स्वतंत्रता के बाद, ऐसी परिस्थिति पहले कभी नहीं देखी गई। इंटरनल और एक्सटर्नल, फिर वो चाहे हमारे पड़ोसी देश हो या हमारे नीतिगत किसी भी तरह के आंदोलन करने वाले लोग हों, या फिर आतंकवाद का बहुत बड़ा प्रकोप हो जो कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद है। इसी तरह की नीति के अंदर हेड स्पीचेज में किसी भी तरह से जो हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स, हमारी सॉवरेनिटी, हमारी संपूर्ण, मतलब बंधुत्व और एकता को जो खंडित करने के लिए जो तत्व आगे आ रहे हैं, उन्हीं के ऊपर पेश कर रहे हैं एमिनेंट स्पीकर, भारत विकास परिषद के पेट्रोन। आइए हम उनका बहुत बहुत तालियों से स्वागत करते हैं और एक वर्चुअल पुष्प गुच्छ देकर आपका डॉक्टर एस मंथा साहब का बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं पूरे भारत विकास परिषद की ओर से। हमारे सामने उपस्थित है हमारे प्रांतीय विकास रत्न श्री हीरालाल जी शर्मा, और भी हमारे अतिथि आए हैं योगेश जी पलछानिया, सुनील जी दुबे, आशीष अनंत जी और ओम प्रकाश जी प्रजापति, प्रांतीय महासचिव। उनसे मैं निवेदन करूंगा, एज आवर प्रांतीय प्रेसिडेंट इज आउट फॉर सम अदर रीजन, ओम प्रकाश प्रजापति जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो स्वागत भाषण दें और हमारे सबका अभिनंदन भारत विकास परिषद की ओर से करें। नमस्कार, वंदे मातरम सभी को। आज के कार्यक्रम के लिए समय देने के लिए सबसे पहले मैं श्रीमान एस मंथा जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं मुंबई प्रांत की तरफ से। दूसरा, हमारे आईटी सेल कन्वेनर नौलखा जी, इस 75वीं वर्षगांठ में 75 प्रोग्राम करने का इन्होंने निश्चय किया है, जो एक बहुत ही सराहनीय और बहुत ही बड़ा कार्य है, जो कि इन्होंने इतना बड़ा बीड़ा उठाया है। उसके सीरीज के चरण का ये दूसरा भाग है जो आज हम करने जा रहे हैं। तो उपस्थित सभी स्वजन, हमारे हीरालाल जी, योगेश जी, आशीष जी, जितने भी लोग उपस्थित हैं और जिन्होंने ये कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज की है अपना समय निकालकर, सभी का मैं मुंबई प्रांत की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और नौलखा जी से उम्मीद रखता हूं कि आगे के भी कार्यक्रम इसी तरह से करके, और ये जो 75 प्रोग्राम करने का, उसके लिए आपने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। मैं चाहता हूं उसमें आपको जरूर सफलता मिले और मुंबई प्रांत की तरफ से कार्यक्रम निरंतर चलता रहे। तो एस मंथा जी को मैं आमंत्रण देता हूं कि आए और अपने विचार करें। धन्यवाद। इसके पहले मैं डॉक्टर एस मंथा जी का एक संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगा, और वो चूंकि सभी लोग परिचित भी नहीं है और परिचय होना भी चाहिए। मैं खुद भी जब इनका परिचय पढ़ा तो बहुत ही प्रभावित हुआ। डॉक्टर एस मंथा जी इज ए फॉर्मर चेयरमैन ऑफ नेशनल रेगुलेटर AICTE, इसका पूरा नाम है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, implemented several e-governance initiatives in facilitating regulation in a 6-year stint. Earlier a professor of robotics, control theory AI at VJTI, he now occupies the Emirates chair. He has more than 280 publications in national and international journals. बहुत loud applause sir. More than 280 publications. He is author of NVEQF, now the renamed National Skill Qualification Framework. Very good. Presently he is Chancellor KL University and adjunct professor at the National Institute for Advanced Studies, Bangalore. He is chairman of Technical Committee, National Cyber Safety and Security Standard, NCSSS,
and IT expert for the government of Maharashtra. For the government of Maharashtra. Vayu he is patron, हमारे संरक्षक है भारत विकास परिषद के गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र, जो कि हमारा एक क्षेत्र, एक रीजन कहलाता है, उसके भी आप हमारे मार्गदर्शक हैं, संरक्षक हैं। और ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि हमारी टीम में हमारे ऐसे मार्गदर्शक हैं जिनका हमें पूरा लाभ लेना चाहिए। और आज ये पहली घड़ी है कि हमने उनको एक ऐसा दायित्व और जिम्मेदारी, जो उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है लेकिन हमारे लिए वो जान बहुत बड़ी साबित होगी, वो एक सब्जेक्ट का हमने आपको चूज करने के लिए दिया है और आपने हमारी विनती मतलब एक्सेप्ट की है। तो मैं इनका बहुत बहुत भारत विकास परिषद की IT सेल की ओर से भी स्वागत करता हूँ। तो अनाउंसमेंट है 25 सितंबर को एक बार फिर से NEP 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का फिर से एक और सेमिनार आयोजन किया गया है। वो आपको 25 सितंबर को सैटरडे को 6 बजे आप सभी लोग उपस्थित रहे, उसका लिंक शेयर किया जाएगा। तो भाइयों बहनों, हम स्वागत करते हैं दिल से, मन से, तन से और अपने विचारों से पूरे आदर और सम्मान के साथ आज के हमारे एमिनेंट स्पीकर और हमारे पैट्रन श्री डॉक्टर SS मंथा जी कृपया आए और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। वंदे मातरम। मैं इस कड़ी में एक चीज और जोड़ना चाहूंगा जो कि नौलखा जी ने नहीं बताया। मंथा जी के बारे में इनके आए दिन टाइम्स ऑफ इंडिया, लोकमत, जितने भी पेपर्स हैं उनमें लगभग उनके लेख आते रहते हैं। तो वो इतने बिजी शेड्यूल में से भी अपना समय निकालकर हमारे लिए उपलब्ध हुए, उसके लिए मैं जितना तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करना चाहूँ उतना कम है। मंथा जी, आप अपना प्रोग्राम शुरू कीजिए। हाँ जी, नमस्कार, वंदे मातरम। नमस्कार राम लक्ष्मण जी, ओम प्रकाश जी, हीरालाल जी, योगेश पलसानिया जी, सुनील तुबे और जितने भी यहाँ पे उपस्थित है उन सभी को मेरा प्रणाम और नमस्कार। मैं आज आपसे कुछ प्रेजेंटेशन करूँगा आपके लिए, और मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों के माध्यम से आपको मेरा जो सोच है या जो थ्रेट्स के बारे में या हमारे खतरे जो है, अंदरूनी है, बाहर है, इनके बारे में हमें क्या करना चाहिए, उत्तरदायित्व क्या है, लोगों का क्या है, देश का क्या है, राष्ट्र का क्या है, ये सारा चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ। तो मैं आई विल शेयर द प्रेजेंटेशन विथ यू और आप उसको देख सकते हैं। Just give me 2 minutes. मेरा जो स्क्रीन है ये अभी आप इसको, इस प्रेजेंटेशन को आप देख सकते हैं ना जी? दिख रहा है सर? बिल्कुल। सो क्या है, ये जो थ्रेट्स टू इंडिया एंड इट्स सॉवरेनिटी, जो खतरे हैं देश के, राष्ट्र के लिए, और जो
मैं चाहता हूं कि सभी के स्पीकर्स म्यूट में रखा जाए ताकि जो एकोइंग हो रहा है वो ना हो। हाँ जी, थैंक यू। सो देश का, राष्ट्र का जो संप्रभुता जो है और उसको कैसे बनाए रखे और रोल ऑफ सिटीजन्स क्या होना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारा चीज मैं आपसे आज बताना चाहता हूं। अभी क्या है कि जो बुनियादी तौर पे जो खतरे होते हैं वो इंटरनल होते हैं या फिर एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, अंदरूनी हो सकता है, बाहर का खतरे हो सकते हैं। फंडामेंटली जब भी हम देखेंगे इसको, बुनियादी तौर पे हम देखेंगे तो एक श्लोक मैं आपको समझाना चाहता हूं। अग्निशेषम ऋणः शेषम शत्रुशेषम तथैव च पुनः पुनः प्रवर्धेत तस्मात् शेषम न कारयेत। अग्निशेषम मतलब एक जो आग लगी है उसको यदि हम पूरा बुझाते नहीं है, या फिर ऋणाशेषम जो डेप्ट, जो हम पैसे लेते हैं उसको यदि हम पे नहीं कर पाते हैं या रीपे नहीं करते हैं, और तीसरा चीज शेष शत्रुशेषम तथैव च जो एनिमी होता है उसको यदि हम छोड़ देते हैं, उसको पूरा नष्ट नहीं करते हैं, तो फिर all these three will have tendency of rising again and again। वो फिर से फिर उद्भव होते हैं और हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। जिसका मतलब सिंपल सा है, चाहे वो फायर हो, चाहे वो अग्नि हो, चाहे वो डेट हो, जो ऋण हो या फिर शत्रु हो, इनको पूरा उनको नष्ट करना चाहिए। उनको बिल्कुल एक छोड़ देने से वो फिर से हमारा जो सिस्टम है उसको नष्ट कर सकता है। तो ये जो थ्रेट्स इंटरनल और एक्सटर्नल है, इसे हमको जानकारी रखना चाहिए। ये क्या है, वी विल सी इन द स्लाइड्स दैट आई हैव। अब इन थ्रेट्स को, चाहे वो अंदरूनी हो या चाहे वो बाहर से हो, एक आत्मनिर्भरता लोगों में होनी चाहिए, जो हमारे प्रधानमंत्री जी भी बार बार कहते हैं, जिसका ये मतलब है कि सर्वम परवशम दुक्खम। मतलब जो परवशम, जो दूसरों के हाथों में हमारा जो हम परवश में है, मतलब दूसरों के वश में है, तो हमें वो दुख दे सकता है। और सर्वम आत्मवशम सुखम, जो हमारे वश में है, जो हमारे काबू में है, उससे हमको सुख मिलता है। एतद् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयोः। मतलब यही अर्थ है सुख और दुख का मीनिंग, दुख का जो परिभाषा है उसका हमको आत्मनिर्भरता से मिलती है। जो आज का जो प्रेजेंटेशन है उसमें मैं कुछ चीज आपको बताना चाहता हूं। एक कौटिल्य क्या कहते हैं, नेशनल इंटरेस्ट और व्हाट रियली मैटर्स, जो राष्ट्र हित में क्या होना चाहिए और क्या है और उसका परिभाषा क्या है। नेशनल थ्रेट्स एंड सिक्योरिटी, जो खतरे हैं और उसका सुरक्षा जो नीति जो होनी चाहिए उसके बारे में बताऊंगा। और इंडिया स्पेसिफिक, जो हमारे राष्ट्र के स्पेसिफिक है और हमारे राष्ट्र के प्रति बाकी चीजों का, जो चाहे वो अंदरूनी हो या फिर बाहर का हो, उनका नीति क्या होनी चाहिए और हमारी सुरक्षा नीति क्या होनी चाहिए। इन सारे चीजों को एक समझ सही तरीके से होने के लिए, और जो लार्जर नेशनल सिक्योरिटी पिक्चर है वो क्या है, और अंत में फिर एक बार सेल्फ रिलायंस की ओर जाएंगे। जो चाणक्य, जो मौर्य किंगडम में चंद्रगुप्त मौर्य के जो टीचर थे, फिलोसोफर थे, इकोनॉमिस्ट थे, जूरिस्ट थे, रॉयल एडवाइजर थे, उनको कौटिल्य नाम से भी जाना जाता है और विष्णुगुप्त नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने ये कहा कि जो रण है, जो वॉर है, वो सिर्फ स्टेट पॉलिसी का एक एक्सटेंशन है। स्टेट का जो राष्ट्र नीति है उसका एक पहलू है, एक एक्सटेंशन है। वो
स्टेट का नीति को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि वॉर सिर्फ वॉर के तौर पे करना चाहिए। मतलब वॉर होनी नहीं चाहिए, वो स्टेट का जो इंटरेस्ट है उसको एक्सटेंड करना चाहिए। और उनका ये भी कहना है कि एज अ रिजल्ट ऑफ वॉर जो हमारी नीति है उसको सपोर्ट करना चाहिए, और वॉर का वॉर का एक आउटकम ये होना नहीं चाहिए कि मैं सिर्फ जाकर एनिमी को नष्ट कर दूंगा, उनको तबाह कर दूंगा। ये नहीं होते हुए वॉर होगा, लेकिन वॉर हमारे हित में, हमें जो चाहिए, हमारे सिस्टम्स को जो सपोर्ट करना चाहिए उस लिए लड़ा जाना चाहिए, ना कि एनिमी को नष्ट करने के लिए। एनिमी का नष्ट होना एक स्वाभाविक है एक वॉर में, लेकिन वो उसका एंड रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देयर आर 4 डेंजर्स ऑफ स्टेट। चाणक्य ये भी कहता है कि एक एक्सटर्नल ओरिजिन बाहर से आ सकता है और अंदर उसका स्प्रेड हो सकता है, उसका अबेटमेंट, उसका जो स्प्रेड है वो अंदर हो सकता है, लेकिन उसका ओरिजिन बाहर से होता है। और दूसरा तरीके का जो खतरा है वो अंदर उसका उद्भावना होती है और बाहर से एक्सटर्नल अबेटमेंट होता है। और थर्ड इज एक्सटर्नल ओरिजिन एंड एक्सटर्नल अबेटमेंट। फोर्थ इज इंटरनल ओरिजिन एंड इंटरनल अबेटमेंट। या तो अंदर शुरुआत होती है उसकी, बाहर से उसको बढ़ावा मिलता है, या फिर अंदर शुरुआत होती है, अंदर ही उसको बढ़ावा मिलता है। इस तरह का 4 चीजें खतरों में हम समझ सकते हैं। लेकिन उनका ये भी कहना है कि चाहे जो भी हो, चाहे वो अंदरूनी हो, बाहर का हो, जो भी हो, पहले हमको ये तय करना है कि अंदर का जो खतरा है उसे हम पहले नष्ट करें। जो चैलेंज जो है, जो हमारे चुनौती जो है चेंज के ओर, बदलाव के ओर और राजनीति के ओर, ये क्या होना चाहिए? रियल पॉलिटिक्स इज राजनीति, और चेंज है, बदलाव है, चैलेंज है हमारा चुनौती। अगर आप देखेंगे नेशनल इंटरेस्ट कुछ होते हैं, हमारे नेशनल गोल्स और नेशनल इंटरेस्ट हम तय करते हैं, और उससे उसको पाने के लिए हमारा नेशनल राष्ट्र सुरक्षा नीति जो तय होती है, और एक आइडियल सिचुएशन हमारे लिए हो सकता है। आइडियल मतलब एक अदर सिचुएशन हो सकती है, जिसका मतलब हम ये मान के चले कि नेशनल गोल्स और इंटरेस्ट पाने के लिए हमें कोई चुनौती नहीं होगी और हमारा पॉलिसी हम सीधा सीधा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये आइडियल सिचुएशन है। मतलब ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये सोच होनी चाहिए। इसीलिए मैंने उसको एक स्ट्रेट लाइन से दिखाई है। अब दूसरी ओर आप देखेंगे असल में क्या होता है, जो अनिश्चित नियति है, जो अनसर्टन डेस्टिनी है, हमारे सबके डेस्टिनी अनिश्चित है। तो सबके नियति उसी तरह राष्ट्र का नियति भी अनिश्चित है, और एक रियलिटी है, और रियलिटी यानी मतलब यथार्थ जो है, यथार्थ स्थिति जो है, और अनिश्चित नियति जो है, इन दोनों को जोड़ने के लिए बहुत सारा चीज बदलता रहता है। इस चीज में वो आइडियल होता नहीं है, इसीलिए हमको सुरक्षा नीति बार बार तय करनी पड़ती है और बदलना पड़ता है। अब इसमें आप देखेंगे, ये पहले मैं आपको सिक्योरिटी क्या है ये बता रहा हूं। 4 पहलू है। ऊपर आप देखेंगे तो राष्ट्र है, राष्ट्र का सुरक्षा है, और राष्ट्र का न्याय नीति क्या है वो है। अगर आप नीचे देखेंगे, नीचे की ओर देखेंगे, आपको लोगों का सुरक्षा क्या है, लोगों का न्याय का उनका एक्सपेक्टेशंस क्या है, वो दूसरी ओर है। यदि आप राइट की ओर देखेंगे तो 3 पिलर्स जो हमारे डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशियल है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम से। तो एग्जीक्यूटिव है, जुडिशियरी है, पार्लियामेंट्री सिस्टम से, ये एक और है,
और दूसरी ओर हमारा फोर्थ पिलर है वो मीडिया और पब्लिक आउटरीच, ये सारा चीज है। अब इनके अंदर अब हमारा सिक्योरिटी नीति तय होती है, वो या तो डिफेंस है, पुलिस है, इंटेलिजेंस है, हमारे कोर्ट्स है, एडवोकेट्स है, प्राइवेट एजेंसीज है, और इस तरह के एजेंसीज इनमें काम करते हैं। अब इनको डिस्टर्ब करने वाला, इनको चुनौती देने वाला चीज जो है वो ह्यूमन राइट्स है, जेंडर है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, और बाकी बहुत सारे चीज है। अब इस ढांचे को हम समझेंगे तो हमको ये पता लगेगा कि डिफेंस का जो रणनीति क्या होनी चाहिए वो हम तय कर सकते हैं। अब जो भी देश का वेलबीइंग, देश का जो आत्मविश्वास है या देश का जो बढ़ावा है, वो उस चीज को जो खतरे में लाता है, उस चीज को जो बदलने की कोशिश करता है, या फिर वित्त नीति को जो बदलने की कोशिश करता है, चाहे वो बाहर से हो चाहे वो अंदर से हो, वो खतरा राष्ट्र के लिए है। और हर देश खतरों से खाली नहीं है, कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पे किसी न किसी तरह का खतरा हो। इन खतरों का अलग अलग परिभाषा है। एक सोशल हो सकता है, सोसाइटी के हिसाब से हो सकता है, और बाहर के कंट्री, हमारे पड़ोसी देशों का जो इन्फिल्ट्रेशन होता है, वहां के जो लोग यहाँ पे आ जाते हैं, वहां के टेररिस्ट ग्रुप्स जो गुट है, आतंकवादी गुट है, वो सारे जो अंदर आते हैं, हमारे देश में आते हैं, चाहे वो पड़ोसी देशों का सपोर्ट से आते रहेंगे या फिर उनके सपोर्ट के बिना भी आते रहेंगे, यदि वो हमारे वित्त नीति को या वित्त परिस्थिति को बदलना चाहते हैं या बदलते हैं, उस वक्त हम थ्रेट समझना चाहिए। और नेचुरल इश्यूज भी है। खतरों का सिर्फ बाहर से आना चाहिए या अंदर से आना चाहिए, और इसी में कोई किसी का एक्टिव हाथ होना चाहिए, ऐसा नहीं है। देयर आर अर्थक्वेक्स, देयर आर वायरल पैंडेमिक्स, ये भी खतरे हैं, और ये क्यों होते हैं और उस वक्त हमको क्या करना चाहिए, ये सारा चीज हमको जानने की जरूरत है। जो भी चीज हमारे राष्ट्र के हित में नहीं है वो थ्रेट का परसेप्शन होता है। अब कुछ 4-5 थ्रेट्स हम आपको बताना चाहते हैं। एक हॉस्टाइल गवर्नमेंट है, मतलब पड़ोसी देश जैसा हमारा पाकिस्तान है, चाइना है, या फिर म्यांमार है, ये सारे गवर्नमेंट्स कुछ ना कुछ करते हैं जिसके वजह से वो हमारा जो देश का, राष्ट्र का जो बुनियादी तौर पे जो उनका रिक्वायरमेंट्स है उनमें बदलाव आ सकता है। इसमें जासूसी हो सकती है, इलेक्शन का इंटरफेरेंस हो सकता है, इस तरह का बहुत सारे चीज हो सकता है। और एक बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कुछ सारे खतरे हमको खतरों के रूप में दिखना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे खतरे हैं जो हमको दिखते नहीं है लेकिन वो है। अब आप चाइनीज गुड्स के बारे में देखेंगे, मान लीजिए एक मैं एग्जांपल दूंगा, चाइनीज टेक्सटाइल्स जब अंदर आने लगे, कम उनका कॉस्ट जो है वो कम में लोग खरीदते थे और लोगों को अच्छा लगता था, लेकिन धीरे धीरे हमारा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उस पर असर पड़ने लगा है। ये भी एक खतरे का ही पहलू है जिसे हम लोगों को समझना चाहिए। दूसरा है टेररिज्म है। टेररिज्म तो आप सभी लोग जानते हैं कुछ ना कुछ। अब पड़ोसी देश में अल-कायदा है, लश्कर उमर है, लश्कर तैयबा है, इस तरह के बहुत सारे गुट हैं जो हमारे जमीन पर आकर वो आतंकवादी फैलाते हैं, जो टेररिज्म फैलाते हैं। और इन सारे खतरों को हम समझकर उनके प्रति एक स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। अब प्रोलिफरेशन भी एक थ्रेट है। इसका ये मतलब है कि कई देश ऐसे हैं, हमारे पड़ोसी हो सकते हैं, पड़ोस नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे देश हम उनको जितना डिफेंस के लिए चाहिए उससे कई गुना ज्यादा वो आर्म्स अपने स्टोर करते हैं।
या फिर न्यूक्लियर आर्म्स स्टोर करते हैं। उनका डिफेंस के लिए वो जरूरी नहीं है, फिर भी वो करते हैं। और बहुत सारा जो डिफेंस के नाम से बहुत सारा उपलब्धियां वो बना लेते हैं। ये इनको प्रोलिफरेशन कहते हैं। और ये भी थ्रेट है, ये भी खतरा है देशों के लिए, क्योंकि ये समझ में क्योंकि उनके पास वो, यदि वो फैसिलिटी है तो कभी ना कभी तो यूज भी कर सकता है। आज नहीं किया इसका ये मतलब नहीं है कि आगे चलकर वो यूज नहीं होगा। अभी नेक्स्ट थ्रेट जो है वो साइबर क्राइम है। बहुत सारा आप लोगों को मालूम है, बिगेस्ट रैंसमवेयर अटैक ऑफ 2020 वाज ऑन टेक्नोलॉजी जायंट कॉग्निसेंट। कॉग्निसेंट आपको मालूम है मल्टीनेशनल है, आईटी कंपनी है, बहुत सारा उनका देशों में कारोबार है। तो इस कंपनी को $70 मिलियन का रेवेन्यू लॉस हुआ है अब हाल ही में, अप्रैल में। और उनके ऊपर मेज रैंसमवेयर का नाम का एक रैंसमवेयर, मतलब इट्स लाइक एक्सटॉर्शन। अभी आप उनका सिस्टम को अटैक करो, हैक करो, उनके सिस्टम में अंदर चले जाओ, उनका इंफॉर्मेशन बदली करो, उनका वेबसाइट्स को चेंज करो और उनका इंफॉर्मेशन का चोरी करो, उनका डेटा का चोरी करो। और ये सभी चीज आप कुछ मेज नाम का रैंसमवेयर जो सॉफ्टवेयर है वो उसके जरिए उन्होंने किया है। तो और भारत में भी इस तरह का बहुत सारे अटैक्स हुए हैं जो हम कुछ स्लाइड्स के बाद में आपको दिखाएंगे। नेक्स्ट है नेचुरल डिजास्टर्स एंड डिसीजेस। ऐसे बहुत सारे चीज है। मैंने कहा पहले कि ये नेसेसरी नहीं है कि खतरा अंदर से आए बाहर से आए। ये हरिकेन भी हो सकता है, साइक्लोन भी हो सकता है, अर्थक्वेक भी हो सकता है। अब हाल ही में जो हम लोग देख रहे हैं पैंडेमिक, कोविड पैंडेमिक, वो भी तो खतरा है। तो अभी पहले पैंडेमिक थ्रेट्स जो है वो हम सभी को अच्छी तरह उसका कहना है। सो इसमें 33 मिलियन केसेस भारत में हुए हैं, करीबन 4.5 लाख डेथ्स हुए हैं और 32 मिलियन रिकवर भी हुए हैं। तो ये हाईली इन्फेक्शियस है। और इस खतरे ने क्या किया हमारे लिए, बहुत सारे छोटे मोटे कंपनीज के अंदर ले ऑफ हुआ है, उनके जो एम्प्लॉयज है उनको निकाल दिया गया है। वर्क आवर्स जो है वो कम हो चुका है। और बहुत सारा जॉबलेसनेस जो 3% चलता था वो अब जाकर 10% के पास है। अब इकोनॉमी रिवाइव हो रही है तो इन सारा चीजों को शायद बदलाव आ सकता है। हमारे जी सॉरी टू इंटरप्ट सर, स्लाइड चेंज नहीं हो रहा है, आपका फर्स्ट स्लाइड ही चल रहा है, शायद आप आगे कभी पर्टिकुलर हमारे, हाँ अभी हमारे को दिखाई दिया फर्स्ट स्लाइड। अच्छा ठीक है जी, ठीक है। तो जो पैंडेमिक थ्रेट में जो क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट ऑफ लॉस्ट रेवेन्यू, जो पैसा चला जाता है इकोनॉमी से, जीडीपी जो कम होता है, अनएम्प्लॉयमेंट जो बढ़ता है, ये सारा पैंडेमिक का अलग अलग चीजें हैं। हम पैंडेमिक को इंटरनल थ्रेट भी नहीं कह सकते हैं, एक्सटर्नल थ्रेट भी नहीं कह सकते हैं, ये तो नेचुरल है। तो अब इस नेचुरल चीज के ऊपर भी लोगों का कई चीज कहना है। वो वुहान लैबोरेटरी से आया है वगैरह वगैरह, लेकिन वो आज सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए मैं उसको ये कहता हूं कि ये एक नेचुरल डिजास्टर है। अब इन सारे चीजों को गवर्नमेंट बहुत खूबी से उसको कम किया है और कंट्रोल किया है। तो वो किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए वो भी मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट डिसीज, जो हमारे लैबोरेटरीज है, पैथोलॉजी है, जो भी जितने भी टेस्टिंग लैबोरेटरीज है, ये सारा कनेक्टेड होना चाहिए, देश भर में कनेक्टेड होना चाहिए, डेटा एक्सचेंज होना चाहिए वगैरह वगैरह। गवर्नमेंट कम्युनिकेशन, मतलब गवर्नमेंट लोगों के साथ जो प्रतिसाद करता है, जो वार्तालाप करता है, वो स्ट्रांग होना चाहिए। और हमारे जो गवर्नमेंट है वो इस चीज को भी किया है। इकोनॉमिक इंटरवेंशन, बहुत सारा बिजनेसेस ठप्प पड़ी है, बंद हो चुके हैं और लोगों को तकलीफ हो रही है, तो सैलरी नहीं है, तो इसलिए
अब एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है। रिजर्व बैंक ने हाल ही में जो लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस LTRO जिसको कहते हैं, जिसके तहत 1 लाख करोड़ रुपया बैंक्स में उन्होंने डाली है, पूंजी बढ़ाई है, जिसका, और वो इसलिए किया है कि MSME जो हमारे मीडियम और स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर जो है उसको कुछ राहत मिले, उनको लोन्स मिल सके, उनको कुछ इजी टर्म्स में लोन्स मिल सके और MSME फिर से रिवाइव हो सके। इसको कहते हैं इकोनॉमिक इंटरवेंशन। इमरजेंसी मैनेजमेंट है, वो तो कई नए नए हॉस्पिटल्स टेम्पररी बनते हैं, ये सारा चीज हमारे सरकार ने की है लास्ट जो गया 1-1.5 साल में जब से पैंडेमिक हुआ है। अब दूसरा जो मामला हो सकता है वो बायोलॉजिकल वॉरफेयर है। ये इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। इसमें 2 चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बोटुलिनम टॉक्सिन करके है और दूसरा एंथ्रैक्स है। बायोलॉजिकल वॉर्स आप सुनते होंगे, बहुत सारे हुए हैं और होते रहते हैं, और ये जो पैंडेमिक है कोविड-19 है, इसको भी एक तरह का बायोलॉजिकल वॉरफेयर भी कहा जाता है। लेकिन उसके बारे में जो जितना रिसर्च हुआ, जितना फाइंडिंग्स हुए हैं, उन सारे चीजों को फिर कभी हम डिस्कस करेंगे। अब बोटुलिनम टॉक्सिन जो है, बोटुलिनम जो बोटैक्स जो होता है, वो लोगों का उसको खाने में यूज किया जाता है, उसको कॉस्मेटिक्स में यूज किया जाता है, और उसको एक वेपन के तौर पे भी वॉर में यूज किया जाता है। और इसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापानीज ने यूज किया था। ओम श्रिंक्यो करके एक जापानीज कल्ट थी जिन्होंने उसको यूज किया है। और दूसरा, वो लेटर के जरिए बेचते हैं, उसका पाउडर लेटर में स्टिक कर उसको बेचते हैं। तो उसको यूज करने का तरीका बहुत सारे हैं, और ये इजीली अवेलेबल है। ये एक कंपाउंड है जो लैब में बनता है वगैरह वगैरह। अब एंथ्रैक्स जो है ये भी लैब में बनता है, ये वर्ल्ड वॉर 1 में बनाया गया है, और इसको वर्ल्ड वॉर 1 में US, ग्रेट ब्रिटेन और जापान ने वेपन के तौर पे यूज किया है। ये सिर्फ एक बैक्टीरिया है और एक प्रोटीन है जो लैब में सिंथेसाइज हो सकती है, मतलब लैब में हम एंथ्रैक्स बना सकते हैं। तो इन चीजों का जब भी यूज करते हैं, एक मास वेपन के सिस्टम तौर पे यूज करते हैं, पानी में मिलाते हैं या फिर और उसका स्प्रे करते हैं, तो वो भी खतरा होता है। वो इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। अब जो बायोलॉजिकल वॉरफेयर है, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? पब्लिक हेल्थ वर्कर्स को चौकन्ना करना चाहिए, उनको बढ़ाना चाहिए। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट्स, मेडिकेशंस वो सारे रखना चाहिए। लॉस ऐसे बनाना चाहिए कि इन चीजों का जो प्रोडक्शन है उसको रोकना जरूरी है, इसलिए लॉस भी उस तरह का होनी चाहिए। और लैबोरेटरीज और हॉस्पिटल्स वगैरह चौकन्ना रहना चाहिए। अब साइबर टेररिज्म के बारे में मैं आपको एक बताना चाहता हूँ। ये इसमें 3 तरीके होते हैं, एक सिंपल होता है, एक एडवांस्ड होता है और एक कॉम्प्लेक्स होता है। सिंपल जो है वो टेररिस्ट आपका पासवर्ड को ब्रेक करता है, आपका सिस्टम को हैक करता है वगैरह वगैरह, उसको सिंगल टारगेट होता है। और जो एडवांस्ड वाला जो अटैक होता है वो सोफिस्टिकेटेड टारगेट, मतलब मल्टीपल टारगेट्स पे हो सकता है और अलग अलग चीजों पे हो सकता है वगैरह वगैरह। मोस्टली जो फाइनेंशियल सिस्टम्स है, आपके बैंकिंग सिस्टम्स है, उस पे हो सकता है। और कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेटेड अटैक हो सकता है, और हर तरह, मतलब 4-5 जगह से एक समय पे मास डिसरप्शन कर सकते हैं और बिजनेसेस को ठप्प कर सकते हैं। राष्ट्र का जो जितने भी एक्टिविटीज है उन सारे चीजों पे असर हो सकता है। अब साइबर से टेररिस्ट एक्टिविटी जो है ये नेशनल सिक्योरिटी को, तो आप जानते हैं कि ये बहुत सारा असर हो सकता है। जैसे मैंने कहा, बैंकिंग सिस्टम को ऑलमोस्ट पैरालाइज कर सकता है। आप इंफॉर्मेशन को, जो चुराया हुआ इंफॉर्मेशन को आप लोगों को और तकलीफ पहुंचाने में यूज कर सकते हैं, और इस तरह का चीज है। आप एक चीज इसमें समझना चाहिए, साइबर टेररिज्म मुश्किल क्यों है? डिटेक्ट करने में मुश्किल है, उसके प्रति जो मेथड्स है उसको कम करने में
वो भी सारा टेक्नोलॉजी इंटेंसिव है। हम यदि ग्राउंड पर देखेंगे तो हमारा बाउंड्री बिल्कुल डिफाइंड है, जिसका मतलब हमारा देश का राष्ट्र का जो बाउंड्री है या फिर महाराष्ट्र का जो बाउंड्री है, कर्नाटक का जो बाउंड्री है, ये सारा हमें अच्छी तरह पता है, ये सारा चीज डिफाइंड है। अब साइबर टेररिज्म में जो इंटरनेट यूसेज जो है वो उसका कोई बाउंड्री नहीं होता है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये इंटरनेट का फैसिलिटी इंडिया का है, ये रशिया का है, और इस बीच में कोई ऐसा चीज नहीं है इन दोनों को फिजिकली सेपरेट कर सके। इसीलिए साइबर टेररिज्म जब ट्रांसनेशनल होता है उस वक्त हमें बहुत सारे तकलीफें झेलनी पड़ती है। अब इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेट्स के हिसाब से फिशिंग अटैक्स है, जब कोई आपके सिस्टम को हैक करने के लिए आपको बिल्कुल एक मेल भेजता है, एक अटैचमेंट भेजता है, और आपके पास से आप जब भी उसको रिप्लाई करते हैं तो आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन चुराता है। सारे देश, सारे विश्व में 32% डेटा कंफर्म डेटा ब्रीचेस हुए हैं, और 78% जितने भी साइबर क्राइम्स है वो सारा फिशिंग अटैक्स में जोड़ा जाता है। दूसरा तरीका है क्लाउड जैकिंग है। क्लाउड सिस्टम्स को जो आजकल जो हम सुनते रहते हैं, क्लाउड में एप्लीकेशन है, क्लाउड में सिस्टम है, डेटा सेंटर है वगैरह वगैरह, तो क्लाउड में भी आप हैकिंग हो सकता है। नेटवर्क पेरीमीटर, एंड पॉइंट्स, ये सारा चीज जो है ये अलग अलग पहलू है इन साइबर सिक्योरिटी और साइबर थ्रेट्स के हिसाब से। मोबाइल मालवेयर हो सकता है, मतलब आपका मोबाइल भी सेफ नहीं है, मोबाइल में भी एप्लीकेशंस को, डेटा को वगैरह चुरा सकते हैं। ये एप्लीकेशंस है जो आप किसी अनवांटेड साइट के साथ संपर्क करते हैं तो वो आपके सिस्टम में आ जाता है, और फिर आपका डेटा, इंफॉर्मेशन वगैरह, आपका वीडियोस, आपका फोटो, आपके मोबाइल पे जो भी है वो सारा चीज चुराया जाता है। फिर अब राष्ट्र में बहुत सारे ऐसे चीज है, नेटवर्क्स है, पावर नेटवर्क है, पावर ग्रिड है, आपका जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, इस तरह का बहुत सारे नेटवर्क्स है। और आज डिजिटल वर्ल्ड में ये सारा नेटवर्क्स कम्युनिकेशन डिवाइसेस के थ्रू जो एक दूसरे से जुड़ा है, जहां भी कम्युनिकेशन होता है वहां पे साइबर अटैक हो सकता है। तो देयरफॉर आईओटी डिवाइसेस, आज जो हम कहते हैं कि बहुत सारा डिजिटाइजेशन हो चुका है, बहुत सारा चीज ऑटोमेट हो चुका है, ये एक तरीके से अच्छा है, लेकिन दूसरा पहलू उसका है कि ये सारा चीज साइबर अटैक में आ सकते हैं। अब डीप फेक्स है, ये जो बिल्कुल नई बात है, जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आज बहुत सारे लोग बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आप किसी भी वीडियो को बदल सकते हैं, और किसी भी शरीर को, किसी का भी सर आप चिपका सकते हैं, और उस वीडियो को किसी भी तरह से आप बदल सकते हैं, और ये सारा चीज डीप फेक के अंदर आता है। और जैसा मैंने कहा, जो रैंसमवेयर तो होता ही है, और अब ये सारा हमने कुछ साइबर सिक्योरिटी, साइबर अटैक्स में, थ्रेट्स में हमने देखी है। अब गवर्नमेंट क्या कर सकता है? इट टेक्स मल्टीपल प्रिकॉशंस। हमारे इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन कमिटी I4C है, होम अफेयर्स के अंडर आता है। ये बहुत सारा साइबर क्राइम को फाइट करने का हेल्प करता है। और फिर साइबर एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिवीजन है, CNIS, ये भी साइबर क्राइम, नेशनल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी, गाइडलाइंस, ये सारा चीज तय करता है। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, CERT-IN, जो जहां भी थ्रेट हुआ है वहां पे इमीडिएटली जैसे ग्राउंड पे होता है, NIA अपना टीम्स को भेजता है, वैसा कंप्यूटर इमरजेंसी टीम जहां साइबर अटैक होता है वहां पे इमरजेंसी टीम्स को भेजता है। अब नेशनल क्लाइमेट चेंज एक है, जो हम लोग रोज सुनते हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में, और जहाँ पे आप देखे होंगे उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में बहुत सारा बाढ़ आई है। ये सारा नेचुरल है क्या? और नेचुरल अगर है तो क्यों नेचुरल है? पहले भी होता था क्या? 100 साल पहले भी होता था क्या? तो इसमें कई मुद्दे हैं, और क्लाइमेट चेंज जो है एंड नेशनल सिक्योरिटी जो है, इनका बहुत सारा गहरा संबंध है। तो सी का लेवल बढ़ता है या फ्लडिंग होता है,
और बहुत सारा बारिश होती है या बहुत सारा ड्रॉट होता है, ये सारा क्लाइमेट चेंज का अलग अलग परिभाषा है। अब हम क्लाइमेट चेंज को क्या करना चाहिए, तो गवर्नमेंट जो है वो ऐसे बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, हमने कुछ उनको यहाँ पे आपके लिए प्रस्तुत किए हैं। लोकल एमिशन गोल्स जो है, कार्बन का जो एमिशन परसेंटेज है, एयर पोल्यूशन जो होता है उसको कम करने के लिए एमिशन गोल्स गवर्नमेंट को सेट करना चाहिए, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज करना चाहिए, हाइब्रिड व्हीकल्स यूज करना चाहिए। जो पेट्रोल व्हीकल्स है, डीजल व्हीकल्स है, ये सारा एक एयर पोल्यूशन का, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का जो एमिशंस होते हैं उनके वजह से एयर पोल्यूशन होता है। तो टैक्स इंसेंटिव्स गवर्नमेंट को देना चाहिए ताकि लोग हाइब्रिड व्हीकल्स बनाएं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाएंगे और लोग उनका यूज करेंगे। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए ताकि रोड पर जो रिक्वायरमेंट है, खुद जो निजी गाड़ियां हैं या निजी कार्स है उनमें कमी आए। और साइंस एजेंसीज जो है वो पब्लिक अवेयरनेस के लिए कुछ कोर्सेज चलानी चाहिए, कुछ इंफॉर्मेशन स्प्रेड करनी चाहिए, और कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए, मतलब ग्रीन हाउस गैस एमिशंस और क्या इस तरह का चीज हमको करनी चाहिए जिसके वजह से जो कार्बन है वो सॉइल के अंदर दब के रह जाता है। और गवर्नमेंट कैन ऑल्सो जो पेनल्टीज है वो सारा कर सकती है। अब इन सारे चीजों के बाद हम एक फिफ्थ टाइप ऑफ क्राइम देखेंगे, वो ट्रांसनेशनल क्राइम। मतलब देशों का उस एक देश से सीमित नहीं रहता है, वो क्राइम 4-5 देशों से सीमित, 4-5 देशों से वो अपना इम्पोर्टेंस रखता है। सो इसमें जो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो यूएस में है वो कहता है कि जो भी क्राइम जो पावर और इन्फ्लुएंस और फाइनेंशियल गेन के वजह लिए किया जाता है और जिसको फिजिकल ज्योग्राफी से कोई मतलब नहीं होता है, वो सारा ट्रांसलेशनल क्राइम है। मतलब जो क्राइम ताजिकिस्तान से शुरू हो सकता है, वो पाकिस्तान में आ सकता है, फिर रशिया में जा सकता है, फिर ग्रीस में जा सकता है, फिर इंडिया में आकर इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम्स को अटैक कर सकता है। इस तरह का ट्रांसनेशनल क्राइम्स जो है, ये सारा चैलेंजिंग क्राइम, इनको अवॉइड करना, इनके ऊपर ये फतेह पाना, ये सारा चीज जो है ये बहुत ही मुश्किल है और इनके लिए एक स्ट्रेटेजी बनाया जाता है और हमारे देश ने भी उस तरह के स्ट्रेटेजीज रखे हैं। और जो इलिसिट सर्विसेज है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, अभी ड्रग ट्रैफिकिंग है, ये तो आपको पता है, ये कहीं पॉपी सीड्स कल्टीवेट किया जाता है, ग्रो किया जाता है, उसका प्रोसेसिंग और किसी कंट्री में होता है, उसका स्मगलिंग और किसी कंट्री से होता है। तो इस तरह से ट्रांसनेशनल क्राइम्स के बारे में भी हम जानना चाहिए। तो एक यूएस में एक एक्ट है जिसका नाम है रैकेटियर इन्फ्लुएंस्ड एंड करप्ट ऑर्गेनाइजेशंस, रिको एक्ट। ये क्या करता है कि बहुत क्रिमिनल को पकड़ने के बजाय वो क्रिमिनल एजेंसीज को पकड़ते हैं, क्रिमिनलाइजेशन जो एक्टिविटीज है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको पकड़ते हैं। और मुझे लगता है कि एनआईए जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है हमारे देश में, वो भी इस तरह का रूल इस तरह का एक्ट बनाना चाहिए ताकि ये जो ट्रांसनेशनल क्राइम है इसके ऊपर कुछ काबू पा जाए। अब कंट्री को तो सेफ रखना है, लोगों को भी सेफ रखना है, बहुत सारे थ्रेट है, बहुत सारे खतरे हैं, अंदरूनी है, बाहर के है, ये सारा नेशनल सिक्योरिटी को चैलेंज करता है। अब मैं आपको इंडिया स्पेसिफिक रीजनल सिक्योरिटी स्कैन के बारे में आपको मतलब हमारे देश के लिए जो बिल्कुल सीमित है उनके बारे में आपको मैं बताता हूँ। पहले मैंने आपको सारा थ्रेट्स के बारे में बताया, जो चाहे वो अंदरूनी हो सकता है, बाहर से हो सकता है। अब मैं आपको सिर्फ हमारे राष्ट्र के लिए जो सिक्योरिटी है, जो इश्यूज है, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जो हमारी ज्योग्राफिकल सैलियंस जो है वो बहुत ही विस्तार है। हम आपको मालूम है कि 7,600 किलोमीटर कोस्ट लाइन है हमारी, जो गुजरात से लेकर बंगाल, वेस्ट बंगाल तक चलता है। और दूसरा है
हमारी जो नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ के भाग जो है वो सारा लैंड लॉक्ड है, वहाँ पे सारे देशों से जुड़ा हुआ है। अब हमको ये भी देखना है कि इंडिया के प्रति, हमारे देश के, हिंदुस्तान के प्रति और बाकी एशियन देशों के प्रति क्या किस तरह का रिलेशनशिप्स है, और वो हमारे लिए कौन सी मुसीबतें या जो भी है वो ला सकते हैं, वो हम समझना चाहिए। इंडो पैक रिलेशंस है, इंडो चाइना रिलेशंस है, अफगानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सारे चीज हमारे नेबर्स है, और हर एक से कुछ ना कुछ खतरा हो सकता है। और हमें ये देखना है कि हमारे जो सिस्टम है, हमारे जो सुरक्षा नीति है, उसको ऐसा बनाना चाहिए कि कुछ फ्रेंड्स भी बने और कुछ हमारे काम भी बने। और इंडियन ओशन रीजन जो है ये बिल्कुल ही एक इम्पॉर्टेंट भाग है जो हमारे देश के लिए, जिसके बारे में हमको जानना चाहिए। और एनर्जी सिक्योरिटी है, जितना भी एनर्जी पावर प्रोड्यूस होता है देश में, ये ग्रिड से कनेक्ट हुआ है, चाहे वो कन्वेंशनल एनर्जी हो या नॉन कन्वेंशनल एनर्जी हो, इनका ग्रिड अलग है लेकिन पावर शेयरिंग होता है। तो ये सारा चीज हमको समझना चाहिए। तो सिक्योरिटी है, डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल एक भाग है, एक अंग है, सोशियो कल्चरल है, टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमिक है, ये सारा चैलेंजेस है। और ये सारा चैलेंजेस इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। नक्सलिज्म है, रिलीजियस फैनेटिज्म है, लोग बाहर से अपने एक विचार थोपना चाहते हैं, तो फाइनेंशियल थ्रेट्स है, डेटा थ्रेट्स है, अक्रॉस द बॉर्डर थ्रेट्स है। अब पहले हम इंडो पैक, इंडिया और पाकिस्तान का, जो हिंदुस्तान है और पाकिस्तान का जो रिलेशंस है, या भारत देश है और पाकिस्तान का जो रिलेशंस है, वो हम देखेंगे। पाकिस्तान का एक ये है कि कन्वेंशनल एसिमेट्री है, जिसका मतलब उनका देश छोटा है हमारे तुलना में, लेकिन उनका जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो भी हमारे तुलना में कम है, और लेकिन उनके देश के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ज़्यादा है। तो ये जो कन्वेंशनल एसिमेट्री है, इसको हम समझना चाहिए। फिर ये मेजर थ्रेट हो सकता है, मेजर खतरा फ्यूचर में हो सकता है। इनका एक ही स्टेटेड एम है, एक ही मकसद है इनका, कश्मीर को किसी ना किसी तरह से भारत से अलग कर दिया जाए और वो खुद ले लिया जाए। सो इसमें वो प्रॉक्सी वॉर चलाता है ISI के जरिए, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से वो चलाता है ये सारा जो अपना मामला है वो। और पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक और मिलिट्री ऑफेंसिव है वो तो करता है, लेकिन वो एक अलग स्केल पे होता है। और दूसरी बात, वो चाइना के साथ संबंध रखते हुए, चाइना के साथ मिलकर ये सारा चीज करने की कोशिश करता है, और उनका हित, उनका रिक्वायरमेंट एक ही है कि किसी न किसी तरह से भारत राष्ट्र को इंटरनली उसको वीकेंड करे। अब इंडियन और उनका एक और उद्देश्य है, किसी न किसी तरह इतने सारे अंदरूनी खतरे पैदा करो ताकि जो भारत का देश का जो आर्मी है वो सदैव उनके पीछे रहे और बाहर के जो खतरे हैं उनके पीछे न आए। ये जो उनका कुरान में इस तरह का कॉन्सेप्ट है, जो इरेगुलर वॉरफेयर के बारे में वो बात करते हैं, छोटा मोटा वॉर करो, मारो पीटो और चले जाओ, भाग जाओ। तो इस तरह का जो चीज उनको पढ़ाया जाता है मदरसा में, यहाँ पे वहाँ पे, ये सारा चीज वो फॉलो करने की कोशिश करते हैं। अब फेक करेंसी, जो फेक करेंसी है और ये देश में फैलाते हैं, और जो डीमोनेटाइजेशन हुआ 2017 में, इसमें एक पहलू ये था कि इस फेक करेंसी को अटैक किया गया था। अब टेररिस्ट लिंक्स तो आप हम सभी लोग जानते हैं, ये सारा टेररिस्ट लिंक्स है, ISI है, यूपी में है, आंध्र प्रदेश में है, केरल में है, और महाराष्ट्र में है जो स्मगलिंग होता है, गुजरात में है आर्म्स स्मगलिंग होता है, ये सारा चीज वेस्ट बंगाल में है, नॉर्थ ईस्ट में है। इस तरह का हमको ध्यान रखना चाहिए, इन सारे चीज़ों का हमको ध्यान रखना चाहिए। अब जो
इंडिया चाइना के हाल ही में जो फेस ऑफ हुआ है, चाहे वो लद्दाख में, ईस्टर्न लद्दाख में हुआ हो या जो भी है, ये सारा चीज टेररिज्म से जुड़ा हुआ है। और चाइना ने भी अपना जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है वो पारासल और स्पार्टली आइलैंड से चलाता है। उनका उद्देश्य ये है कि यूएस को एक मैसेज भेजा जाए, लेकिन उनका ये भी उद्देश्य है कि भारत देश को किसी न किसी तरह से वीक करे। अब ये आप बॉर्डर देखेंगे, यहाँ पे आपको पता लगेगा कि टोटल जो लेंथ है चाइना के बॉर्डर है वो करीबन 4,000 किलोमीटर है। और वेस्टर्न सेक्टर में, मिडिल सेक्टर में, ईस्टर्न, ये सारा चीज घेरा हुआ है। 4,056 किलोमीटर्स का लेंथ जो है, ये हमारे लिए स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत, जो हमारे डिफेंस बखूबी करता है और जो सरकार है वो भी उनको सपोर्ट करता है। और जो पार्टीशन के वक्त जो इलीगली जो पाकिस्तान ने 5,180 स्क्वायर किलोमीटर जगह जो ऑक्यूपाइड कश्मीर में था वो चाइना को दे दी 63 में। इन चीज़ों को हमारे थ्रेट्स और परसेप्शंस में हमको ध्यान रखना चाहिए। इंडिया, अब हमने इंडो पैक देखा है, अब इंडो चाइना रिलेशंस देखेंगे। ये चाइना हमको कॉम्पिटिटर के तौर पे देखता है और उनका जो पीएलए जो है वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में और अरुणाचल प्रदेश के ऊपर उनका ध्यान है और वो आर्म्स एक्सपोर्ट करता है वहाँ पे। और एक बहुत ही अहम चीज़ ये है कि सिलीगुड़ी सेक्टर जो कहते हैं 60 किलोमीटर का लंबाई है और 22 किलोमीटर का चौड़ाई है। और इस कॉरिडोर वेस्ट बंगाल में आता है और इसको चिकन नेक कहते हैं। ये इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को ये जुड़ता है, बाकी राष्ट्र का और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का जो जुड़ने वाला जो कॉरिडोर है वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। और वो हमारे देश को नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करते हुए वो बांग्लादेश को भी कनेक्ट करता है, चाइना को कनेक्ट करता है, नेपाल को कनेक्ट करता है, भूटान को कनेक्ट करता है। अब आप समझ सकते हैं कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर का कितना महत्व है। और ये सारे देश बाहर के, ये सारा उस जगह में अपना जो प्रदर्शन करना चाहते हैं जो टेररिज्म का, वो सारा करते हैं। और बहुत सारे इरिटेंट्स है इंडो चाइना रिलेशंस का, जो उनको अभी हजम नहीं होता है कि दलाई लामा जी 1959 में अपने फॉलोअर्स के साथ यहाँ पे आ गया और यहाँ से वो अपना जो कार्यरत करता है। बॉर्डर डिस्प्यूट है। अब आगे आप देखे होंगे इंडिया चाइना बॉर्डर में पैंगोंग लेक के पास और लद्दाख में डोकलाम घोघरा बॉर्डर, ये सारा चीज़ चाइना ने अपना वो जो 4,000 किलोमीटर का जो 4,500 किलोमीटर का जो बॉर्डर है उसमें वो ये सारा चीज़ करता रहता है। और उसका एक ही मकसद है, जैसा हमने पहले कहा, उसको भारत देश को किसी न किसी तरह से एनसर्कल करो। अब ईस्ट की तरफ से वो म्यांमार में जाकर, बांग्लादेश में जाकर और फिर इंडियन ओशन में आकर, और वेस्ट की तरफ से पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से और इराक से वगैरह वो जुड़कर यहाँ पे भारत देश को एनसर्कल करे। और आपको तो पता है श्रीलंका में उन्होंने नेवल बेस रखी है, और तो देयरफॉर नीचे की ओर, इंडियन ओशन के नीचे की ओर भी उनका हाथ फैला है। ये सारे इंसर्जेंसी सपोर्ट करते हैं वगैरह वगैरह। अब एक चीज मैं बताना चाहता हूं, भारत देश और चाइना और पाकिस्तान के प्रति ये जो चीज है ना, ये हमारे कुछ श्लोक बहुत अच्छी तरह आपको समझाते हैं। दुर्जना प्रियवादी च नहीं तद विश्वास कारणम मधु तिष्ठते जिह्वाग्ने हृदये तो हलाहलम। मतलब दुर्जन प्रियवादी च नहीं विश्वास कारण, दुष्ट व्यक्ति मीठी बातें करने पर भी विश्वास करने योग्य नहीं होता है। आप जितने भी मीठी बात कर ले, आप यदि दुष्ट है तो आप किसी भी योग्य किसी भी विश्वास करने की योग्य नहीं है, क्योंकि उसकी जीभ पर शहद के ऐसी मिठास होती है। मधु तिष्ठत जिह्वाग्ने हृदय तो हलाहलम, और दिल में होता है हलाहल, विष भरा होता है।
और दुर्जन परिहर्तव्यो विद्यालंकृतोपि सन् मणिना भूषितः सर्पः किमसौ न भयंकरः। दुर्जनः परिहर्तव्यो, दुष्ट व्यक्ति विद्या से भूषित होने पर भी त्यागने योग्य है। जिस सर्प के मस्तक पर मणि होती है वह क्या भयंकर नहीं होता है? सर्प कर खल क्रूरः सर्पात् क्रूरतः खलः। मंत्रोषधिवशः सर्पः खलः केन निवार्यते। सर्प जो सांप है निटर होता है और दुष्ट भी निटर होता है, तथापि दुष्ट पुरुष सांप की अपेक्षा अधिक निटर होता है, क्योंकि सांप तो मंत्र और औषधि से वश में आ जाता है। मंत्रोष अधिवशः सर्पः। लेकिन दुष्ट का निवारण कैसे किया जाए? ये पाकिस्तान और चाइना इस तरह का चीज हमारे और या फिर हम उनके प्रति इस तरह का दुष्ट के रूप में उनको देखना चाहिए। इस तरह से अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, म्यांमार है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, ऐसे बहुत सारे विषय है। इन हर देश में मैंने यहाँ पे लिखा है। किसी को अगर यदि लगा तो मैं ये प्रेजेंटेशन शेयर कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हर देश जो नेबरिंग, जो पड़ोसी देश है, इन सारे देशों का कुछ न कुछ चीज हमको ध्यान रखना चाहिए और हमारे सुरक्षा नीति उस तरह बतानी चाहिए। जो मैंने इंडियन ओशन कही उसमें बहुत सारे विषय है। जो कोस्टल सिक्योरिटी जो कहते हैं, सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, SLOC जो कहते हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और पोचिंग होता है और इकोनॉमिक जोन में पायरेसी होती है और इन सारे चीज़ों को हमको रोकना चाहिए। एनर्जी सिक्योरिटी, जैसा मैंने एनर्जी के बारे में बताया है आपको, एनर्जी ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बनने में हमारे जो $5 ट्रिलियन जो प्रधानमंत्री जी बात कहते हैं, सो वो यदि हमको चाहिए, हम देखना चाहते हैं, तो एनर्जी सिक्योरिटी होना बहुत ही जरूरत उसका है। इसमें दो चीज़ है। कन्वेंशनल एनर्जी होता है, जो पावर प्लांट्स, हमारे थर्मल पावर प्लांट्स, हाइड्रोलिक पावर प्लांट्स, ये सब बनते हैं, ये सब सारे है देश में। उनका एक नेटवर्क होता है, नेटवर्क ग्रिड होती है। और उसी तरह RES, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते हैं, उनका एक ग्रिड अलग सा होता है। इन दोनों में बहुत सारे सिक्योरिटी इश्यूज है जो हमें जानकारी होनी चाहिए। स्मार्ट ग्रिड का मतलब है पावर है, कम्युनिकेशन है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। ये तीनों चीज साथ में पावर ग्रिड बनता है, स्मार्ट ग्रिड बनता है। और जहां भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आती है, जहां भी कम्युनिकेशन आता है, वहां पे साइबर सिक्योरिटी का होना बहुत ही जरूरत है, क्योंकि वहां पे साइबर अटैक्स हो सकते हैं। अगर किसी ने आपका स्मार्ट ग्रिड पर हैक किया है तो आपका सारा देश में पावर का डाउन होता है, आपका इंडस्ट्री खत्म होती है। कुछ देर के लिए आपका जो 24/7/365 इंडस्ट्रीज है, आप सोच सकते हैं इन जैसा इंडस्ट्रीज अगर 2 मिनट के लिए भी बंद होते हैं तो कितना बड़ा आपदा हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने एक कंसेप्चुअल रेफरेंस स्मार्ट ग्रिड का दिखाई है। और ये जो लेफ्ट में जो आप देश का जो एक चित्र जो देखते हैं, इसमें हमने जो RES है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस का जो ग्रिड है, वो कहाँ से कहाँ जुड़ा है, ये सारा चीज हमने आपको बताया। तो इन सारे चीज जानने के बाद हमको क्या करना चाहिए? जो हमारे जो पुराण है, हमारे जो वेदा है या उपनिषद है, इन सारे चीजों में कुछ चीज हमको जानना जरूरी है। मित्र भेद, जो दोस्त है, जो दो लोग चाहने वाले हैं, उनके अंदर आप दूरियां पैदा करिए, डिफरेंसेस पैदा करिए। और एक जो हॉस्टाइल नेशन होता है, जो विरोधी देश होता है, उसको वीकन करने के लिए उनके जो फ्रेंड्स है, उनके नेशंस में आपको भेद करना चाहिए, जिसका मतलब मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति होनी चाहिए। मतलब
फ्रॉम यूनियन विथ फ्रेंड्स ऑन और गेनिंग स्ट्रेंथ फ्रॉम फ्रेंडलीनेस। आप इतने फ्रेंड्स बनाइए, लुक नॉर्थ ईस्ट पॉलिसी जो है, और जो लोग जो हमारे पड़ोसी देश है उनके साथ मित्रता बढ़ाइए, ताकि आपका खतरे का जो उपाधि वो कम हो सके। तीसरा है काकोलकीयम, जो ये बहुत ही डेंजरस चीज है। जो पहले हमारे जो एनिमी है, जो मतलब दुश्मन जो है रह चुका है, उनके साथ आज हम फ्रेंडशिप करना बहुत ही अनट्रस्टवर्दी है, क्योंकि ये जो पुराना एनिमी, पुराना दुश्मन जो है वो हर वक्त हर समय दुश्मन ही रहता है, वो चाहे आप जो भी कर ले। लब्ध प्रनाशम इज अनवेवरिंग इंटेलिजेंस ड्यूरिंग इमरजेंसी। जो हमारा खतरा होता है उस वक्त हमारी जो बुद्धिमत्ता जो है, इंटेलिजेंस जो है, वो बिल्कुल सतर्क रहनी चाहिए, और हमारे इमरजेंसीज में लब्ध प्रणाशम हमको दिखाना चाहिए। और अपरीक्षित कारकम अकम्प्लिशमेंट ऑफ वन टास्क यूजिंग डिस्क्रिमिनेट, मतलब हमारी जो नीति ऐसी होनी चाहिए कि हमें समझ आनी चाहिए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और एक प्रसंग आपको मैं बताना चाहता हूँ। गुस्टाव ओपर्ट जो है, ये जर्मन है, मूल जर्मन देश का है, और वो प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास में प्रोफेसर ऑफ संस्कृत है। और ये 1880 में एक बुक, 1880 में एक बुक लिखा है जिसका नाम है ऑन द वेपन्स आर्मी ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिटिकल मैक्सिम्स ऑफ द एंशिएंट हिंदूज। इस बुक में ऐसे चीज उन्होंने बताई है जो उस समय जो आदिकाल में जो हिंदूस के काल में जिस तरह का जो रणनीति होता था, जिस तरह से जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हम आज कहते हैं, जो वॉर में पकड़ा जाते हैं, उनके साथ किस तरह का व्यवहार करनी चाहिए, किस तरह से वॉर करनी चाहिए, सुबह को करनी चाहिए, रात को नहीं करनी चाहिए, वगैरह वगैरह चीज़ों के बारे में लिखा है। उन्होंने 2 अपने बुक्स यूज किए हैं। नीति प्रकाशिका एक बुक का नाम है, और दूसरा है शुक्र नीति। ये दोनों बुक्स और गुस्टाव ओपर्ट का जो बुक है, ये तीनों बुक्स आपको कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में मिल सकता है आज। अनफॉर्चुनेटली हमारे सिस्टम में आज ये उपलब्ध नहीं है। और एक बुक है जो वी.आर. रामचंद्र दीक्षितर 1934 में लिखा है। इन्होंने भी बहुत विस्तार में ये बताए हैं कि किस तरह से ये एक वॉर लड़ा जाता है, और उसमें किस तरह का सुरक्षा के नीति होनी चाहिए, वगैरह वगैरह उन्होंने डिस्क्राइब की है। अब मैंने ये दोनों चीज़ों का आपको क्यों बताया कि जेनीवा कन्वेंशन है, अगस्त 12, 1949 का जो जेनीवा कन्वेंशन है, उसमें जो वॉर किस तरह से होनी चाहिए, वॉर में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखनी चाहिए, उसका सुरक्षा का एक नीति कैसी होनी चाहिए, ये सारा चीज़ जेनीवा कन्वेंशन में लिखा गया है। और उसमें जो लिखा गया है और इन बुक्स में जो आप ढूंढेंगे या बुक्स में पढ़ेंगे, वो उसमें बहुत समानता है। स्ट्रैटेजी जो है, जो स्ट्रैटेजीज तो हम सब समझते हैं, आइडियली स्ट्रैटेजी मस्ट मैच द रिसोर्स। हमारे पास जो रिसोर्सेस है और जो एनवायरनमेंट जिस तरह से बदल रहा है और लोगों को क्या चाहिए, ये सारा का एक मिश्रण होनी चाहिए और हमारी स्ट्रैटेजी बननी चाहिए। बहुत सारे देश तो सभी देश सेम होते हैं, तो स्ट्रैटेजी उनकी उस तरह से बननी चाहिए। यहाँ पे मैंने ये कहा है, कह कालः कानि मित्राणि को देशः कौ व्यायागमौ कश्चाहं का च मे शक्तिरिति चिंत्यम मुहुर्मुहुः। इसका मतलब कंसिडर द राइट टाइम। आपको वॉर कभी भी कर नहीं सकते हैं। आप खतरे का जो आपको आभास होता है उसके बारे में आप सोचते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं। इसके लिए एक राइट टाइम की जरूरत है, राइट फ्रेंड्स की जरूरत है, राइट जगह की जरूरत है, और पैसा जितनी चाहिए उतनी होनी चाहिए। और जिस तरह से हम स्पेंड करते हैं पैसे को, जिस आर्म्स लाते हैं, जिस
वो सारा चीज सभी चीज सही सही होना चाहिए, तभी जाकर आप जो वॉर है उसको जीत सकते हैं। अब ये लार्जर पिक्चर है, इसमें ज्यादा मैं जाना नहीं चाहता हूँ। इसमें थोड़ा एक ही चीज है, एक स्ट्रैटेजी होती है, नेशनल इंटरेस्ट को देखा जाता है, नेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, स्ट्रैटेजिक कंसेप्ट होता है, नेशनल पावर होती है, फिर एक ग्रैंड स्ट्रैटेजी बनती है, और फिर डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव होती है, फिर पॉलिटिकल ऑफेंसिव होती है, फॉरेन पॉलिसी होती है, डिफेंस पॉलिसी होती है। ये लार्जर पिक्चर है, ये हर देश करता है, हमारा देश भी बहुत बखूबी करता है। और ये बनाते समय नेशनल विजन की हमें आखिर में भारत देश को चाहिए क्या, और हमारे लोगों को क्या चाहिए, और एनवायरनमेंट जो है वो क्या कहता है, और पब्लिक सपोर्ट किस तरफ है, इन सारे चीज़ों को हम देखते हुए हमारी स्ट्रैटेजी बनती है। ये वाइडर सिक्योरिटी है, ये जो है इसमें इन नीति बनाते समय हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी है, ओवरसाइट बॉडीज है, असेंबली में सारे पॉलिटिकल पार्टीज है, मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी सेक्टर है, एनजीओज है, फेथ ग्रुप्स है, माइनॉरिटीज है, मीडिया है, सारे लोग इसमें ये जो रणनीति बनती है, एक सुरक्षा नीति बनती है, उनमें ये सारे लोगों का कुछ न कुछ दायित्व होती है। फिर पब्लिक कंसल्टेशन तो होनी चाहिए, मीडिया तो फोर्थ पिलर है, उसके साथ संपर्क रखनी चाहिए, और सभी जगह से जो एडवाइस मिलती है उसके बेसिस में हमको ये चलाना चाहिए। जैसे मैंने कहा, स्टेक होल्डर्स सभी है, पॉपुलेशन है, मिनिस्ट्री है, डिफेंस है, मिलिट्री इंटेलिजेंस है, नेशनल गोल्स है, सिविल सोसाइटी है, सारे लोग स्टेक होल्डर्स है। अब एक बैलेंसिंग एक्ट होती है, एक एंड्स है, एक हमको क्या चाहिए और हम किस तरह से उस चीज को पाते हैं। ये एंड एक तरफ है, मीन्स एक तरफ है, और वेज इसको करने के लिए जो हम पोस्चरिंग करते हैं, हम जो तरीका ढूंढते हैं, वो बिल्कुल एक सीसॉ जैसा चलता है। पॉलिटिकल एस्पिरेशंस है, डिफेंस पोस्चर है, और हम अफोर्डेबिलिटी, हम क्या अफोर्ड कर सकते हैं। तो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस बहुत कुछ हो सकते हैं, डिफेंस पोस्चर भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हम बहुत कठिन स्थिति से जाना चाहते हैं तो वो अफोर्डेबल भी होनी चाहिए। ये सारा स्ट्रैटेजी का नीति है। अब हमारे पास एक लास्ट स्लाइड है, ये इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन्स। हमारे देश के जो प्रजा है उनको क्या करना चाहिए और कैसे बर्ताव करनी चाहिए। धर्मम यो बाध्यते धर्मो न स धर्मः कुधर्मकः। धर्मम यो बाध्यते, जो धर्म दूसरे धर्म का विरोध करता है वह तो कुधर्म है। बाध्यते धर्मो न स धर्मः कुधर्मकः। अविरोधात्तु यो धर्मः स धर्मः सत्य विक्रम धर्मम। मतलब जो दूसरे का विरोध नहीं करता वही यथार्थ धर्म है, सत्य विक्रम धर्म। हे सत्य विक्रम, जो धर्म दूसरे का धर्म का विरोध करता है वह तो कुधर्म है, जो दूसरे का विरोध नहीं करता है वही यथार्थ धर्म है। ये हम हर प्रजा अपनी अंदर एक ये मान के चलना चाहिए। अब फंडामेंटल ड्यूटीज है, abide by the constitution, uphold and protect the sovereignty, promote harmony amongst different people, protect and improve the natural environment। हमारे जो हमने कहा, जो कार्बन फुटप्रिंट वगैरह, जो क्लाइमेट चेंज वाली इश्यूज है उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। हमारी जो फ्रीडम मिली है हमको बहुत दिक्कत से, उस समय और उसके बाद में जो भी वैल्यूज है उनको भूलना नहीं चाहिए। डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस। देश के प्रति जो भी करना चाहिए वो करना चाहिए, और राष्ट्र को डिफेंड करना चाहिए, और वैल्यूज एंड प्रिजर्व द रिच। जो हमारी हेरिटेज है, हमारे जो हिंदू का जो कल्चर है बहुत बहुत पुराना है, बहुत जितने भी धर्म है सभी धर्म से आगे है। तो इस तरह का जो चीज़ है उसको, जो धर्म है उसको हम निभाना चाहिए और उसको उसके प्रति हम ध्यान रखना चाहिए, और एक्सेलेंस के प्रति हमारी कोशिश होनी चाहिए। ये फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन्स है। अब ये सब चीज़ करने के लिए आत्मनिर्भरता तो चाहिए,
और आत्मनिर्भरता के लिए एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, होम स्टोरेज, फिनेंस, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, ये सभी चीज अगर है तो आत्मनिर्भरता हो जाती है। चाहे वो इंटरनल थ्रेट्स हो, चाहे एक्सटर्नल थ्रेट्स हो, सभी को हम अच्छी तरह सॉल्व कर सकते हैं। क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नु उपकरणे। Actions of great people are accomplished by their inner strength, not by means of resource. Therefore, आत्मनिर्भरता में हर व्यक्ति यदि खुद को इतना स्ट्रांग बना सकता है, इनर स्ट्रेंथ बढ़ा सकता है, तो उसको कोई खतरा हो नहीं सकता है, चाहे वो अंदर से चाहे वो बाहर से। ये मेरी जो प्रेजेंटेशन थी उसका रेफरेंसेस है ये सारे। इन रेफरेंसेस को मैं पढ़ते हुए जो प्रेजेंटेशन बनाया है, और आप सभी मेरे को यहाँ पे मिल सकते हैं। मैं मेल पे हूँ, फेसबुक पे हूँ, लिंक्डइन पे हूँ, ट्विटर पे हूँ, और ये मेरा मोबाइल नंबर है। सो धन्यवाद। अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते। अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते। हे लक्ष्मण, हम स्वर्णमयी लंका, जो गोल्डन लंका है, उसके प्रति हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो हम नहीं चाहते हैं। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे। जननी मेरी जो माता है और जन्मभूमि, और मैं जहाँ पैदा हुआ हूँ, उनसे बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है। तो ये यदि मान के चले हर व्यक्ति राष्ट्र में, तो हमारा ना बाहर का क्षति, जो बाहर का जो पहुंच सकता है, ना अंदर क्षति पहुंच सकती है। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, डॉक्टर मंथा जी। भले प्रेजेंस और अटेंडेंस कम हो, लेकिन मैं सोचता हूँ कि जितने भी लोग आते हैं ना, वो उनके विचार में, उनके मन में कहीं कहीं देश के प्रति कंसर्न है, अपनी मातृभूमि के प्रति कंसर्न है, और वही लोग आज यहाँ जुड़े हैं। मैं स्पेशली सभी जुड़ने वाले लोगों का भी और हमारे अतिथियों का भी, राम कुमार जी अम्बा शिवपुरी से, आशीष अनंत उपकीवरे, आशीष अनंत जी, सुनील तुंबे जी, हीरालाल जी शर्मा जी, और मैं स्वयं आईटी सेल नॉलेज टैंक महाराष्ट्र मुंबई प्रांत का मैं कन्वेनर हूँ, भारत विकास परिषद। और इसी सीरीज में हम इसी तरह से प्रोग्राम करेंगे। आज डॉक्टर मंथा साहब ने बहुत सारे सब्जेक्ट पे बहुत ही कम समय में कवरेज किया है। मैं ये तो नहीं कहता कि सब लोग, ज्यादा लोग आए होंगे तो अच्छा होता, लेकिन मैंने जो सुना है, और मैंने ये जो 2 पेज, करीब 2.5 से 3 पेज में मैंने आपका पूरा नोट्स बनाया है, आपने क्या बोला है, और आप हम लोग उसको जहाँ पर भी, कहीं पर भी अगर नॉलेज को स्प्रेड कर पाए, अच्छी बात जो आपने बताई, तो आई थिंक आई कैन डू दैट आल्सो। आपने मतलब जो फील्ड कवर किया सर, राष्ट्र नीति का हो, कौशल्य का एग्जाम्पल दिया आपने हर देश खतरे से कोई खाली नहीं, ये भी आपने बताया, और पड़ोसी देशों से खतरे की बात की आपने। बहुत सी बार खतरे दिखते नहीं है, साइबर खतरा, टेररिज्म, डिफेंस, नेचुरल डिजास्टर, बायोलॉजिकल वारफेयर, फाइनेंशियल, और भी गवर्नमेंट की क्या ड्यूटीज है या क्या करना चाहिए वो कर रहा है, वो आपने बताया। ट्रांसलेशनल, यानी कि पड़ोसी देशों से, आजू बाजू के देशों से हमको क्या खतरा है और हम कैसे सावधान रहें, और इंडो पाक हो, चाइना हो, अलग अलग आपने एग्जाम्पल्स दिए सर। वेद उपनिषद की जानकारी बहुत बड़ी आपने इसमें कोरिलेट की है। आई थिंक ये जो जानकारी है, अगर कोई नॉर्मल आदमी को कोई कंसर्न भी नहीं हो अगर हेडिंग से इंडिया की सॉवरेनिटी के बारे में भी, तो भी अगर वो चीजें ये सुने और उनसे 1 या 2 चीजें भी फॉलो करे, तो वो अपनी लाइफ स्किल और वैल्यू को भी बढ़ा सकता है। तो मैं कभी कभी ये सोचता हूँ सर कि अगर आपके इस आज के डिलीवरी ऑफ एड्रेस से एक चीज भी अगर मैंने सीख ली, एक चीज भी मैंने सुन ली, तो शायद समझ ली, तो मैं अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा आज का बेनिफिशियरी और अचीवर बन सकता हूँ। ऑडियंस से मैं निवेदन करूंगा कि कुछ सवाल करें, कुछ इंटरेक्शन करें। आपने तो पूरा 1 घंटा जो टाइम दिया था उसमें खत्म करेगा, आप अपनी इच्छा प्रकट करें, यहाँ कोई किसी का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है।
क्योंकि आप देश के प्रति समर्पित है, कंसर्न है देश की सुरक्षा के प्रति और एकता और अखंडता के लिए। तो आप में से अगर कोई सवाल पूछना चाहे तो हमारे स्पीकर को पूछ सकते हैं सर। अनम्यूट करें और पूछें। अच्छा, नमस्ते, मैं आशीष अनंत उकिड़वे बात कर रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए सर। हाँ, मैं मंता सर से एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ। एक्चुअली जो एनिमीज है वो सर ने बहुत बढ़िया तरीके से कवर किए, मगर आजकल मुझे आप लास्ट एक डिकेड में देखे तो बहुत सारी बार जैसे इनडायरेक्ट एनिमी सर ने बताए कि डेवलपमेंट के खिलाफ भी कई नारे उठते हैं और डेवलपमेंट रुक जाती है। तो एक तरीके से भले वो कॉज बहुत सारी बार सही भी होता है, फिर भी एक तरीके से एक एनिमिटी तैयार हो जाती है। तो इस बारे में मंथा जी आप कुछ कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन दिस, because we see this metro railway coming up, then the terminal is blocked, and then we are, the the entire process which should have been completed in 3 years now is stretching beyond 6 or 7 years. It is a kind of enemy to the development. Of course, I am concerned about environment as anyone else would be, but I just want your thoughts on this. Thank you, sir. हाँ जी, see, first of all, there are several projects which have been delayed. Some of the projects have been terminated, and जो लोगों को लाभ मिल सकता है उनके वजह से वो नहीं हो रहा है। इस तरह का चीज़ जो है ये अंदरूनी जो लोग हैं, कुछ लोग हैं जो डेवलपमेंट नहीं चाहते हैं या फिर उनका अपना जो आइडियोलॉजी हो सकता है, तो इस तरह का लोग ये सारा चीज़ कुछ अपने तरीके से वो करते हैं। जैसे अभी हाल ही में कुछ एक्ट्स है जो पास हुए हैं और कुछ लोग उसके विरोध में हैं और विरोध जताते हैं, जिसकी वजह से वो जिनको उनका हेल्प मिलना चाहिए, मतलब जिनको उन एक्ट से फ़ायदा होनी चाहिए, वो फ़ायदा उनको मिलता नहीं है। तो कहना ये है कि ऐसा होता है और मेरे ख्याल से जो इंटरनल इंटेलिजेंस है ये सतर्क रहनी चाहिए और इस तरह का जो चीज़ या जो ग्रुप्स है जो करना चाहते हैं इस तरह का चीज़, उनको पहले से उनकी जानकारी लेनी चाहिए और उन चीज़ों को रोकना चाहिए। जैसा अभी आपने मेट्रो का जिक्र किया, बहुत ही डिले हो चुका है और लोगों को जो उसकी बेनिफिट मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं है और वो बनते समय जो दिक्कतें हैं, मतलब नीचे जो ट्रैफिक है वो रुक जाता है, वो दिक्कतें झेली है लेकिन उनका बेनिफिट तो मिलता नहीं है। तो इस तरह का चीज़ होनी नहीं चाहिए। बट एनवायरनमेंट जो है, प्रकृति को मतलब प्रकृति का जो वैल्यू है उसको रखते हुए यदि हम ये सारा चीज़ करते हैं और इंटरनल इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो मेरे ख्याल से इस तरह का डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ आगे बढ़ सकते हैं और देश को फ़ायदा हो सकता है। ऐसे बहुत सारे चीज़ है जिनके बारे में आजकल आप सुनते हैं, चाहे वो फार्मर्स का हो, चाहे वो जो भी हो, उनका जो असल मुद्दा क्या है ये अच्छी तरह समझाना चाहिए। समझाते वक्त दूसरा पहलू भी समझाना चाहिए कि असल में जो विरोध करने वाला क्यों कर रहा है, उसका क्या मुद्दा है, और उस मुद्दे को जो टेक्निकली मतलब एग्जाम्पल्स के साथ टेक्निकली उसको रिप्लाई कर वो क्यों गलत है ये उनको बताना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज विरोध कर रहे हैं, वो भी समझ जाएंगे और डेवलपमेंट शायद आगे हो सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ। अब हाल ही में जो जम्मू कश्मीर में हमारे जो 356 जो है 7 जो है,
ये सारे चीज़ों को हटा दिया गया है। जो स्पेशल प्रोविजंस थे जम्मू कश्मीर में, उनको हटा दिया गया है और उनको एक बाकी देश के साथ जोड़ने वाला काम किया है। अब मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी को भी आपत्ति होनी चाहिए। और लेकिन आप देखेंगे कि बहुत सारा उसमें लोग बात कर रहे हैं, उसके बारे में लोग बोल रहे हैं ये होनी नहीं चाहिए या होना चाहिए, इस वजह से ये नहीं होनी चाहिए वगैरह वगैरह। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो देश के हित में होता है, होना चाहिए, वो होनी चाहिए, चाहे उसका कितना भी विरोध हो। ये मेरा मत है। थैंक यू सर। सर मेरा एक सवाल है। मैं इसलिए कि मैं भी एक इंडियन सिटीजन हूँ और आज का हमारा प्रोग्राम रोल ऑफ सिटीजन के हिसाब से हुआ। आजकल बड़े बड़े गणमान्य व्यक्ति हेट स्पीच बहुत दे रहे हैं और हेट स्पीच से ओपिनियन डिफर कर मतलब वो खराब कर रहे हैं, उसकी ओपिनियन, लोगों की ओपिनियन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, संस्कार को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, मीडिया संस्कार को डिस्ट्रॉय कर रहा है, एक आदमी को गाली गलौज कर रहा है। ये सारे इफेक्ट ओवरऑल कंट्री को, जो अनपढ़ या कम समझदार लोग हैं उन पर असर आ रहा है। तो क्या ये थ्रेट नहीं है? और अगर है तो इसको एज एन इंडिविजुअल हाउ कैन आई फाइट फॉर दिस एंड हाउ कैन आई टेक अप द लीड इन फाइटिंग फॉर दिस? क्या है कि जो कुछ लोग मैं समझता हूँ कि 4 तरह के लोग हैं। पहला जो है वो प्रोएक्टिव है, मतलब उसको कुछ कहना नहीं पड़ता है, वो अपने खुद करता है काम। दूसरा है एक्टिव है, जिसका मतलब वो कोई कहने से वो करता है और अपना बुद्धि चलाता है, वो बुद्धिजीवी है और वो अपना इंटेलिजेंस चला के काम करता है। और दूसरा, उसको बोलना पड़ता है एक्टिव को। प्रोएक्टिव खुद करता है, एक्टिव को यदि कोई सही चीज बताया तो वो अपना समझदारी से वो करता है। तीसरा जो है रिएक्टिव है, वो क्या करता है कि सामने वाले को कुछ करने दीजिए फिर मैं रिएक्ट करता हूँ। और चौथा जो इसमें जो टाइप के लोग हैं वो इनएक्टिव है, मतलब वो आप चाहे जो करे वो अपना बस चलाता है, मतलब उनको कुछ अगर नहीं करना है तो नहीं करता है, इनएक्टिव है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो प्रोएक्टिव और एक्टिव बहुत कम प्रतिशत में लोग हैं जो समझदारी से काम करते हैं और खुद काम करते हैं, लोगों को समझाते हैं। ये सारा बहुत कम प्रतिशत है, मुश्किल से एक 7-8 प्रतिशत आपको निकलेगा ऐसे लोग। और जो रिएक्शनरी है, रिएक्टिव है, मतलब आप कुछ करिए फिर मैं बताता हूँ आपको वो सही है नहीं है, फिर मैं विरोध करूंगा, फिर मैं ये करूंगा वो करूंगा। ये सारे जो लोग हैं ये 90% बनता है और बाकी जो लोग हैं या 80-90% बनता है और बाकी लोग इनएक्टिव है। अब ये जो रिएक्टिव लोग हैं ये अपना दिमाग तो चलाते नहीं है। सो देयरफॉर आप जो कह रहे हैं ये कई हद तक सही है, लेकिन इस चीज को रोकने के लिए एजुकेशन और इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन ये एकमात्र रिक्वायरमेंट है। सही लोग आगे आना चाहिए, वो हर चीज, अभी मान लीजिए हाँ आपको यश तुरंत मिलेगा ऐसा नहीं है ये, क्योंकि हर तरह के लोग हैं, कुछ अपने विचार रखने वाले हैं, कुछ दूसरों के विचार पे चलने वाले हैं, कुछ रिएक्शनरी है, कुछ इस तरह के लोग हैं जिसका और कई लोग रिलीजन के हिसाब से बट गए हैं। तो इन सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाकर एक समझ देने के लिए बहुत सारा कोशिश करनी पड़ती है। जो बुद्धिजीवी है, जो समझदार लोग हैं, वो सारे इन चीज़ों को कई प्लेटफॉर्म्स में, उनको जो भी प्लेटफॉर्म उपलब्ध है उस प्लेटफॉर्म में जाकर वो इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक तरफा ही सही है, ऐसा नहीं होता है। कई विषयों में उनके तरफ भी सही हो सकता है, लेकिन अगर वो सही हो सकता है तो फिर किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट हो सकता है, किस तरह से इम्प्लीमेंट होनी चाहिए और
किस तरह से उसको और सही करा जा सकता है, ये सारा चीज, ये जो इंटेलिजेंशिया है वो जाकर बात करनी चाहिए, लोगों को मिलना चाहिए, लोगों के साथ संपर्क रखना चाहिए। जो हमारे जो ये ऑर्गेनाइजेशंस है, जो संघ का जो बड़े बड़े अच्छे जो नीति बनाते हैं लोग हैं, लोगों में जाते हैं, बात करते हैं, ये सारा चीज जारी होनी चाहिए, जारी रखनी चाहिए। बहुत ही अच्छी प्रेरणास्पद आपने जानकारी दी सर। अनडाउटेडली अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, कलेक्टिव एफर्ट ही आगे जाके काम आते हैं। तो आज के हम इस सेशन को यही क्लोज करेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार मैं फिर से धन्यवाद दूंगा। हमारे सामने हमारे पेश है, उपस्थित है मेरी खुद की वाइफ है जो कि कैसियो प्ले करती है, सिंगर है और काफी सारे देशभक्ति और मोटिवेशनल उन्होंने गाने गाए हैं। वो राष्ट्रगान प्रस्तुत करेगी और हम उसके बाद आज की सेशन को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ आप सबको मतलब धन्यवाद देते हुए भारत विकास परिषद में फिर से आप जुड़े। 25 सितंबर को सैटरडे को 6 बजे NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर आपका वक्तव्य रहेगा। आप चूंकि एजुकेशन फील्ड के महारथी हैं, एक्सपर्ट हैं, अनुभवी हैं, तो आप लोग भी जुड़े, जो लोग आए, और जो लोग नहीं आए उन्हें भी जोड़ने की कृपा करें। तो मैं विद द परमिशन ऑफ आवर पेट्रॉन डॉक्टर SS मंथा जी, shall we go for राष्ट्रगान? हाँ जी बिल्कुल। तो माय वाइफ मंजू जी, एक वंदे मातरम। एक सेकंड। भारत माता की जय। जय, भारत माता की जय, जय। भारत माता की जय। जय। एक बार फिर से सबको धन्यवाद और हमारी मंजू जी को, उनको भी धन्यवाद। आवाज आपको आई सर? राष्ट्रगीत की आवाज आई थी? हाँ जी आई है। हेलो, ये लगाओ वापस, ये सब निकला हुआ था आपका। नहीं